विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम दुर्खीम का श्रम विभाजन का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में भी हमने दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में बात की थी, जिसमें कि दुर्खीम को प्रेरणा कहाँ से मिली श्रम विभाजन की, उन्होंने ऑगस्ट पोंत के और स्पेंसर के विचारों का जो खंडन किया उसके बारे में बात की। श्रम विभाजन का अर्थ क्या है, यांत्रिक समाज और स्वायत्त समाज में जो श्रम विभाजन के प्रकार हैं उनके बारे में हमने जाना था। आज की वीडियो में हम इससे आगे श्रम विभाजन के जो उन्होंने कारक बताए हैं दुर्खीम ने, प्राथमिक कारक, द्वितीयक कारक, उनके बारे में जानेंगे। श्रम विभाजन के प्रकार्यात्मक, दुष्प्रकार्यात्मक जो परिणाम है उनके बारे में जानेंगे, और ये जो असामान्य स्वरूप है श्रम विभाजन का, उसको रोकने के उपाय, उसके नियंत्रण के उपाय दुर्खीम ने जो बताए हैं उसके बारे में जानेंगे। और दुर्खीम की आलोचकों के द्वारा जो आलोचना की गई है उनके बारे में, और उनकी आज भी वर्तमान समय में जो प्रासंगिकता है उसके बारे में जानेंगे। हम बात करते हैं श्रम विभाजन के कारक की। पहले दुर्खीम ने श्रम विभाजन के पीछे दो कारक बताए हैं। प्राथमिक कारक में दुर्खीम बोलते हैं कि जब समाज में भौतिक और नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है तो समाज में श्रम विभाजन होता है। भौतिक और नैतिक घनत्व मतलब जनसंख्या में वृद्धि होती है, लोगों में आपसी संबंधों में वृद्धि होती है, उसको दुर्खीम श्रम विभाजन का एक कारक मानते हैं। दूसरा, द्वितीयक कारक में वो पैतृकता में कमी और सामूहिक चेतना में कमी को एक कारण मानते हैं श्रम विभाजन का। सामूहिकता की चेतना में कमी यानी सामूहिक रूप से जो विश्वास होते हैं, मानदंड होते हैं, उनमें कमी आने लगती है, जिसकी वजह से समाज में श्रम विभाजन होता है। इनको दुर्खीम मुख्य कारण मानते हैं श्रम विभाजन का। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के परिणाम भी बताए हैं, जिनमें दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन जो होता है उसके कई सारे सामाजिक परिणाम हैं। सकारात्मक परिणाम की बात करते हैं। सबसे पहले सकारात्मक परिणाम में वो बताते हैं कि श्रम विभाजन से क्या होता है, सभ्यता और सामाजिक प्रगति होती है। समाज में जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ेगा, समाज में उद्योग धंधे बढ़ते हैं, जिससे कि समाज में वो बोलते हैं कि सामाजिक प्रगति होती है, आर्थिक प्रगति होती है, संचार साधन बढ़ते हैं, लोगों का आवागमन बढ़ता है, लोगों में संपर्क बढ़ता है, जिससे वो बोलते हैं कि सांस्कृतिक मूल्य, मान्यताओं और विचारों का भी आदान प्रदान होता है, जिससे कि सभ्यता की और सामाजिक प्रगति की वो बात करते हैं। सेकंड बोलते हैं कि प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता एवं विशेषीकरण में वृद्धि होती है, क्योंकि श्रम विभाजन होता है, नए तरह के उद्योग धंधे खुलते हैं, कार्य करने के बहुत सारे जो विकल्प होते हैं वो व्यक्ति को मिलते हैं, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है कि वो अपनी योग्यता के अनुसार या अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो है उस कार्य को चुन सके। विशेषीकरण में वृद्धि होती है, व्यक्ति को जिस कार्य में उसकी योग्यता है उसके अनुसार वो कार्य काफी लंबे समय से करता रहता है, जिसकी वजह से वो उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाता है। नेक्स्ट दुर्खीम बोलते हैं कि श्रम विभाजन से क्या होता है कि सामाजिक परिवर्तन होता है और व्यक्तिगत स्तर पर भी परिवर्तन होता है। व्यक्ति कार्य करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, जहाँ वो कार्य करता है वहाँ अनेक संस्कृति से, धर्म, भाषा, जाति में विश्वास करने वाले लोगों से मिलता है, उनके व्यवहारों के अकॉर्डिंग उसमें अपने में वो परिवर्तन करता है, उसे जो अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग। तो अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के लोगों से मिलने से, अलग अलग संस्कृति के लोगों से मिलने में उसमें क्या होता है, व्यक्ति में अपने स्तर पर वो परिवर्तन करता है और उसी आधार पर समाज में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट बोलते हैं कि नवीन समूहों की उत्पत्ति तथा आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। दुर्खीम का मानना है कि श्रम विभाजन जब होता है तो नए तरह के समूह की उत्पत्ति होती है और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। दुर्खीम कहते हैं कि
नवीन समूह की उत्पत्ति होती है यांत्रिक समाज में, जहां सभी कार्य चाहे मनोरंजन के हों, आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक कार्य हो, सब समूह में ही हो रहे होते हैं, अपने ही समूह में। लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है, श्रम विभाजन बढ़ता है, उस कार्य को, जो कि बहुत सारे शैक्षणिक मनोरंजनात्मक कार्य थे, आर्थिक कार्य थे, इन सब कार्यों को करने के लिए अलग अलग समूह की उत्पत्ति हो जाती है। मनोरंजन का ही ले ले, जहाँ पहले परिवार में ही मनोरंजन जो कार्य होते थे वो पूरे हो जाते थे, लेकिन अब नवीन समूह जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब बन चुके हैं, सिनेमा घर हो चुके हैं, मनोरंजन के साधन अलग अलग समूह बन चुके हैं, तो नवीन समूह की उत्पत्ति होती है, लोगों में अंतर निर्भरता बढ़ती है। हालांकि श्रम विभाजन होता है, वहां पर क्या होता है कि लोग अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं, विशेषीकरण भी बढ़ जाता है, लेकिन अपनी अन्य आवश्यक जो कार्य एक व्यक्ति कर रहा है, उसको उस कार्य के अलावा अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों से क्या है, संबंध रखने होते हैं, सामाजिक संबंध रखने होते हैं, जिससे अंतर निर्भरता भी बढ़ती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विचारधारा में वृद्धि होती है। व्यक्ति क्या होता है, अपनी इच्छा आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान में रखता है, सामाजिक मानदंड, समान जो सामाजिक विश्वास थे, जो मानदंड थे, उसमें कमी आने लगती है, और व्यक्तिगत अपने हित के बारे में सोचना, अपने कार्यों को पूरा करना, व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोचने लगता है श्रम विभाजन की वजह से जब वृद्धि होती है। यहाँ क्या होता है, क्षतिपूरक कानून, जिसकी हमने इससे पहले के वीडियो में भी चर्चा की थी कि क्षतिपूरक कानून बढ़ता है। क्षतिपूरक कानून की जो प्रकृति होती है वो क्षतिपूरक हो जाती है, कि जिसके प्रति अपराध हुआ है उसकी पूर्ति हो जाए, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो जाए, और जिसने अपराध किया है यानी कि जो अपराधी है उसको सुधार कर वापस समाज में स्थापित करना, इस तरह की प्रकृति रहती है कानून की। और सावयवी सामाजिक एकता यहाँ पाई जाती है। भिन्नता होने के बावजूद भी लोग, क्योंकि अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो वो क्या है, समाज में एकता उत्पन्न करता है। भिन्नता होते हुए भी यहाँ एकता देखने को मिलती है। ये सब दुर्खीम ने श्रम विभाजन के सकारात्मक परिणाम बताए थे, जो कि समाज में दिखाई देते हैं। दुर्खीम न केवल समाज में श्रम विभाजन के सकारात्मक परिणामों की चर्चा करते हैं, बल्कि वो बोलते हैं कि इनकी श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूप होते हैं, जिसकी वजह से समाज में इसके दुष्प्रकार्य भी देखने को मिलते हैं। इसमें उन्होंने 3 तरह के असामान्य स्वरूप की बात की है श्रम विभाजन के। सबसे पहले वो बोलते हैं कि प्रतिमानहीन श्रम विभाजन होता है। वो बोलते हैं कि यदि समाज में प्रतिमानहीन श्रम विभाजन होगा तो वह समाज के लिए दुष्प्रकार्यकारी होगा। इसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि होता क्या है कि भौतिक जीवन में तो तेजी से बदलाव होता है, लोगों की संख्या में बदलाव होता है, संबंधों में बदलाव होता है, लेकिन उसी तीव्रता से समाज में मूल्य मान्यताएं जो होती हैं, मूल्य प्रतिमान होते हैं, वो उसी तेजी से नहीं बदल पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि समाज में श्रम विभाजन तनाव और संघर्ष पैदा करने लगता है, जो कि समाज के लिए दुष्प्रकार्यकारी है। दूसरा है बलाश्रम विभाजन। दुर्खीम कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य ना दिया जाए, बल्कि उस पर कार्य थोप दिया जाए कि उसे ये कार्य करना ही पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में भी क्या रहता है, वो जो श्रम विभाजन है वो समाज के लिए प्रकार्य की जगह दुष्प्रकार्यात्मक हो जाता है। जैसे कि भारत में जो परंपरागत जाति व्यवस्था थी, अगर कोई किसान है, किसान के बेटे को किसान ही बनना पड़ेगा, चाहे उसकी इच्छा हो बनने की, चाहे ना हो, चाहे वो उस कार्य के लिए खुद को योग्य मानता हो या नहीं मानता हो, लेकिन उसे वो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है, व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उस कार्य के अनुरूप ना होने की वजह से वो श्रम विभाजन जो होता है वो समाज के लिए दुष्प्रकार्यकारी हो जाता है। लास्ट जो उन्होंने असामान्य स्वरूप की बात की है वो है अपर्याप्त संगठन या व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता।
इसमें दुर्खीम कहते हैं कि जब सामाजिक संगठन पर्याप्त रूप से संगठित और समन्वित नहीं होता है तो समाज के लिए वो श्रम विभाजन क्या हो जाता है, दुष्प्रकार्यकारी हो जाता है। व्यक्तियों को किसी संगठन में यही नहीं पता कि उन्हें कार्य क्या करना है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनके कर्तव्य क्या हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है, ऐसे जो संगठन होते हैं उनमें जो कार्य होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, और इस स्थिति में जो श्रम विभाजन होता है वो समाज के लिए दुष्प्रकार्यकारी हो जाता है। दुर्खीम ने समाज के न केवल असामान्य स्वरूप बताए हैं या न केवल उनके दुष्प्रकार्य बताए हैं, बल्कि उस असामान्य स्वरूप पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है और श्रम विभाजन को समाज के लिए प्रकार्यकारी फिर से कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। जिसमें दुर्खीम सबसे पहले कहते हैं कि व्यावसायिक संघों या निगमों का गठन कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, मजदूरों और मालिकों के बीच नियमित संपर्क होता रहेगा और अलगाव की समस्या दूर हो जाएगी। कैसे दूर होगी, वो बोलते हैं कि ये जो संघ बनेंगे, व्यावसायिक संघ बनेंगे, वो श्रमिकों को क्या है, अपने संघ की सदस्यता दे देंगे, उन्हें सामाजिक समूह से जोड़ पाएंगे वो लोग, जिससे सामाजिक नियंत्रण स्थापित होगा और जो व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति है उसको भी हतोत्साहित किया जा सकता है। दूसरा वो कहते हैं इसमें कि इन संघों में क्या होगा, आचार संहिता का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि सभी को अपने अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, इन जिम्मेदारियों का उन्हें पता होगा अच्छे से और वो सही से उसका निर्वाह कर पाएंगे। दूसरा जो वो नियंत्रण के सुझाव देते हैं उसमें बोलते हैं कि एजेंसी का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें कि मजदूर हैं, जो मालिक हैं, उनके बीच वो विवादों को शांत किया जा सके। अगर कोई विवाद होता है तो उस एजेंसी के द्वारा बैठकर उन विवाद है क्या, उसको दूर कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा करके उपाय निकालकर उस विवाद को वहीं शांत किया जा सकता है, जिससे कि वो दुष्प्रकार्यकारी श्रम विभाजन ना बन के समाज के लिए प्रकार्यकारी रहे। लास्ट वो बोलते हैं कि बालाश्रम विभाजन जो होता है, जो समाज के लिए दुष्प्रकार्यकारी है, उससे भी निपटा जा सकता है कि शिक्षित कर दो लोगों को उस कार्य के लिए जो आप उनसे करवाना चाहते हो, उनको समय समय पर प्रशिक्षण देकर, उनको तकनीकी ज्ञान देकर हम कार्य के योग्य व्यक्ति को या श्रमिक को बना सकते हैं, जिसकी वजह से वो उस कार्य को सीख लेगा और सीखने के बाद उसको करने लगेगा। तो इससे क्या है, समस्याएं जो आ रही हैं श्रम विभाजन के में वो दूर हो सकती हैं और समाज के लिए एक प्रकार्यकारी व्यवस्था बन सकती है। दुर्खीम ने श्रम विभाजन का जो सिद्धांत दिया था उसकी अनेक विद्वानों के द्वारा आलोचनाएं की गई हैं, जिनमें कि मर्टन और बार्नेस ने दुर्खीम की आलोचना की और कहते हैं कि उन्होंने समाज को बहुत अधिक महत्व दिया है, बल्कि व्यक्ति को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया है अपने सिद्धांत में। बीस्टेड उनकी आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि समाज में यांत्रिक और सावयवी समाज में, जो उन्होंने बोला कि यांत्रिक समाज में समानता रहेगी, सावयवी समाज है वो भिन्नता पर आधारित है। तो बीस्टेड कहते हैं कि ये जो दो उन्होंने एस्पेक्ट रखे या दो समाज की जो बात की, एक तो पूरी तरह समानता वाला समाज, एक पूरी तरह भिन्नता वाला समाज, बीस्टेड कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समाज में समानता और भिन्नता दोनों पाई जाती है। मर्टन कहते हैं कि दुर्खीम ने जो उद्विकास की व्याख्या की है वो बहुत ही सरल है। उन्होंने क्या कहा कि श्रम विभाजन कारक है समाज में, समाज के उद्विकास में। श्रम विभाजन से समाज यांत्रिक समाज से सावयवी समाज की ओर बदलता है। मर्टन कहते हैं ये बहुत ही सरल व्याख्या है, उद्विकास के पीछे केवल एक कारक नहीं बल्कि बहुत सारे कारक होते हैं और दुर्खीम उसको बताने में असफल रहे हैं।
नेक्स्ट आलोचक हैं मर्टन बोगार्डस सोरोकिन। इन्होंने भी दुर्खीम की आलोचना की। इन्होंने कहा कि जो व्याख्या उन्होंने की है, जो सिद्धांत दिया है, वो बोलते हैं भौतिक और नैतिक घनत्व जो श्रम विभाजन के कारण बताए हैं वो एक जीव शास्त्रीय व्याख्या है, समाज शास्त्रीय व्याख्या नहीं है। कुछ आलोचक कहते हैं कि दुर्खीम ने जो सामूहिक चेतना की बात की है वो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, वो सामाजिक तथ्य नहीं है। इन विद्वानों ने दुर्खीम के सिद्धांत की आलोचना की, लेकिन दुर्खीम का सिद्धांत वर्तमान समय में और कई एस्पेक्ट में समाजशास्त्र में आज भी प्रासंगिक है और उसकी प्रासंगिकता के पीछे कई सारे कारण हैं, जिनमें सबसे पहला है कि श्रम विभाजन को दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य के रूप में स्थापित किया था। इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की थी। श्रम विभाजन के कारण बताए, परिणाम बताए और ये बताने में दुर्खीम प्रासंगिक है। मार्क्सवादियों ने जहां श्रम विभाजन की व्याख्या की थी वो श्रम विभाजन की उन्होंने दुष्प्रकार्यकारी श्रम विभाजन को बताया था, शोषण वाला श्रम विभाजन को बताया था। उसके विपरीत दुर्खीम ने श्रम विभाजन की प्रकार्यकारी विश्लेषण किया था। उन्होंने कहा था कि श्रम विभाजन का केवल दुष्परिणाम या शोषण वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसके समाज के लिए कार्य भी हैं। तो समाज श्रम विभाजन को प्रकार्यात्मक विश्लेषित करने में दुर्खीम आज भी प्रासंगिक है। प्रत्यक्षवादी विधि का विकास और समूहवादी चिंतन या समाजशास्त्रीय चिंतन पद्धति के विकास में भी दुर्खीम प्रासंगिक हैं। दुर्खीम ने सावयवी समाज के जो व्याधिकीय स्वरूप की बात की और उसको दूर करने के जो उन्होंने उपाय बताए, व्यावसायिक संघ बताया था, एजेंसी बनाए जा सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है कार्य करने के लिए, ये जो उपाय उन्होंने बताए उनमें दुर्खीम प्रासंगिक है और आज भी व्यावसायिक जो समाजशास्त्र के विकास में ये महत्वपूर्ण आयाम बने हुए हैं और वर्तमान स्थिति में भी ये उपाय अपनाए जाते हैं श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप को दूर करने में। दुर्खीम ने जो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनकी पुस्तक है उससे नैतिकता के समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। इन सब रूप में दुर्खीम का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है।